जय हिंद साथियों, PIQ पॉलिटेक्निक के क्वेश्चन 40 नंबर तक हम लोग सॉल्व कर लिए थे। 41 नंबर से आगे बढ़ते हैं। 100 क्वेश्चन की महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है, जिसमें आज बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं। देखिए, और इससे संबंधित क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में आपको देखने को मिलेंगे। क्या 2.307 × 10⁻⁻7 में सार्थक अंक कितने हैं, ये पूछा है। फिर ये 42 नंबर, 43 नंबर, फिर और आगे भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सार्थक अंक की बात कर रहा है। सार्थक अंक क्या? सार्थक अंक। सार्थक अंक कैसे हम गिने? सार्थक अंक गिने कैसे मेरे भाई? सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर हम कैसे गिने, आइए समझाते हैं। जादुई तरीके समझ जाइए, आंसर आ जाएगा, काम खत्म। काहे को परेशान होना। देखिए, सार्थक अंक हम कैसे निकालें सर? कुछ नहीं, सभी अशून्य अंक, अशून्य अंक, अशून्य माने समझते हैं नॉन जीरो, नॉन जीरो जिसमें जीरो नहीं हो, नॉन जीरो मतलब नेचुरल 1 2 3 4 5 ये सब जिसमें जीरो नहीं हो। या नहीं कि सर 10 जीरो आ गया ना 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक तो अशून्य अंक है। सभी अशून्य अंक नॉन जीरो सार्थक होते हैं, सार्थक होते हैं। काम खत्म। मतलब जैसे कहाँ से कहाँ तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये कहीं भी दिखे सार्थक हैं। काम खत्म। कहीं भी दिखे सार्थक हैं, ठीक है। जहाँ भी दिख जाएंगे सार्थक हैं। ये ऐसा नहीं करेंगे कि सार्थक में इन्हें काउंट करेंगे ही करेंगे। अब सभी अशून्य सार्थक हैं, तो इसका मतलब शून्य के साथ ही खेला हुआ है। हाँ सर, शून्य के साथ ही खेला हुआ है। दूसरे नंबर पे केवल ले लो जीरो। जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई पता नहीं। इधर देखो, शून्य, शून्य बड़ा कमाल का है? यही शून्य है जिस पर शिकागो सम्मेलन स्वामी विवेकानंद तहलका मचा दिए थे। माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। देखिए, होता क्या है, जीरो बड़े खतरनाक है, वैसे भी बहुत खतरनाक है यार। तो जीरो क्या है? जीरो 3 प्रकार के होते हैं। जीरो 3 प्रकार का नहीं, जीरो 3 प्रकार क्या होता है? एक लीडिंग जीरो जो आगे आने वाला होता है, एक होता है लीडिंग जीरो, लीडिंग जीरो। एक होता है ट्रैप्ड जीरो, ट्रैप्ड जीरो, या मिडिल जीरो कह दो, जो बीच में जाया जाए। ट्रैप्ड जीरो या मिडिल जीरो, मतलब दो नॉन जीरो के बीच में जो आ जाए। और एक होता है ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग जीरो। ये जीरो हमने लिए क्या? 0.02030 इस तरह से एक संख्या ले लिए ना। तो ये सब क्या है? आगे लीड कर रहे हैं, लीडर बन रहे हैं, नेता बन रहे हैं। लीडर आगे आगे हैं, तो इन्हें लीडिंग जीरो। और ये दो नॉन जीरो के बीच में आया जीरो, ये ट्रैप्ड जीरो है, मिडिल जीरो। और ये अंतिम वाला क्या है? ये ट्रेलिंग जीरो है, ठीक। तो पहली बार लीडिंग जीरो जो होता है वो कभी भी सार्थक अंक नहीं होता, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। काम खत्म। सार्थक अंक नहीं होगा, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। अब मिडिल जीरो सदैव सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ये सिग्निफिकेंट फिगर सदैव होगा। दो नॉन जीरो, दो अशून्य अंकों के बीच आने वाले समस्त शून्य सार्थक अंक होंगे। जैसे इसका जैसे एग्जाम्पल एक लिख लो। इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो 0.0032 में कितने सार्थक अंक हैं? सार्थक अंक इसमें कितने हैं? ये सार्थक अंक होंगे नहीं, केवल 1 2 2 सार्थक अंक हैं, सार्थक अंक 2 हैं। लेकिन यहाँ देखो बीच में आने वाला, जैसे इसमें जैसे देखो 0 पॉइंट कुछ भी, चाहे 203 303 भी ले सकते हो, 203 तो जीरो बीच में आया जी, सार्थक अंक है। चाहे 2.003 सार्थक है। इसमें कितने सार्थक अंक हैं सर? SF इसमें 3 है, इसमें 3 है, 1 2 3। और इसमें भी 1, ये सब तो होगा ही। एक सार्थक अंक, दो सार्थक अंक, दो जीरो भी सार्थक होंगे क्योंकि बीच में आए हैं। अशून्य अंकों के बीच में आने वाले सभी शून्य सार्थक होते हैं।
तो कितने हो जाएंगे, 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। बात समझ में आया। तो ट्रैप्ड जीरो, जो ट्रैप्ड हो, फंसा हो, या मिडिल जीरो कह सकते हैं, वो सार्थक होते हैं, और जो लीडिंग जीरो होते हैं सार्थक नहीं होते। केवल एक ट्रेलिंग जीरो समझ लो, कहानी खत्म। लीडिंग जीरो कभी सार्थक नहीं होते, ट्रैप्ड जीरो सार्थक होते हैं। और ट्रेलिंग जीरो के बारे में चलो हम बताते हैं। अब इसे हटाओगे तब हम बताएंगे। इसे हटाओ, इसे लिख लो, इसे हटाओ तो वहाँ आते हैं। ठीक, इसे हटाते हैं। लीडिंग जीरो, मिड ट्रैप्ड जीरो, ट्रेलिंग जीरो। ये देखो क्वेश्चन नंबर 43 था, इसे रहने दो। ये ट्रेलिंग जीरो है, ठीक। ट्रेलिंग जीरो मतलब अंतिम जीरो, लास्ट वाले डिजिट में जो जीरो है, इसमें दो कहानी होती है, ठीक है। डेसिमल वाला, डेसिमल और नॉन डेसिमल, नॉन डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स और नॉन डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर में जो होता है ट्रेलिंग जीरो, वो सदैव सार्थक होता है। जैसे इसमें सदैव सार्थक होगा, सार्थक होगा, और इसमें सार्थक सिग्निफिकेंट, यस एफ लिख देते हैं, सार्थक मतलब समझ लेना, यस एफ मतलब सार्थक। तो यस एफ सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक। जैसे जैसे देख लो, जैसे क्या होता है 2.00, इसमें कितने सार्थक अंक हैं सर? सार्थक अंक इसमें 3 हैं। एक तो एक है, ये है, ये दोनों सार्थक अंक गिने जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो 200 में कितने सार्थक अंक हैं? इसमें सार्थक अंक केवल एक है, एक, क्योंकि यही 2 भर सार्थक अंक है, ठीक है। बात समझो, ये दोनों जीरो सर सार्थक है नहीं, क्यों? ये भी तो लास्ट में आए, लेकिन डेसिमल नहीं है ना। डेसिमल वाला नंबर में लास्ट वाले ट्रेलिंग जीरो सार्थक होते हैं। अगर नॉन डेसिमल नंबर है तो उसमें ट्रेलिंग जीरो सार्थक नहीं होते। बात समझ में आ गया। और 10 की घात का, अब इसको बना लो, फिर कोई बात नहीं, सब सिंपल बात है। 10 की घात का सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसे हटा रहे हैं हम, ठीक है। 10 की घात का सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर मान लो किसी संख्या में 10 की घात है तो उसके सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 10 के पावर का, घात का, पावर का सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे 2.3 × 10⁻⁻7, 2.45 × 10⁵, कुछ भी है, इसमें कितने सार्थक अंक होंगे सर? 1 2, सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। इसमें कितने होंगे? 1 2 3, सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितना होगा? 3 होगा। 10 से कोई मतलब नहीं, 10 का मतलब नहीं है सर। ये तीसरा नंबर का बात हो गया। पहला नंबर क्या था? सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं। दूसरा क्या था? जीरो के बारे में हमने बताया, जीरो में 3 विभाजन कर दिया था। तीसरी बात क्या था? तीसरी 10 के पावर का कोई मतलब नहीं होता। चौथी बात समझ लो, चौथी, मात्रक परिवर्तन का कोई असर नहीं पड़ता। मात्रक परिवर्तन का सार्थक अंक पर कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, नहीं होता। मतलब मात्रक चेंज करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो ये 225 मीटर है, ठीक है, 225 मीटर है, इसे सेंटीमीटर में बदलो, तो सेंटीमीटर में बदलोगे तो क्या हो जाएगा? 100 का और गुणा हो जाएगा, 100 का और गुणा हो जाएगा, तो सेमी में आ जाएगा। तो यहाँ इसे अगर उचित प्रॉपर ढंग से लिखा जाए तो इसे ऐसे लिखते हैं 2.25 × 10⁻²मीटर। ये फिजिक्स लिखने का तरीका है। पहले अंक के बाद डेसिमल, इसके बाद जितने अंक है पावर चढ़ाओ, ये तरीका है। तो इसमें कितने सार्थक अंक? सार्थक अंक सर 3 है, इसमें 3 सार्थक अंक है। सेमी में बदलो, 2.25 × सेमी में 2 पावर और बढ़ जाएगा, इतना सेमी। पावर से कोई मतलब नहीं, सार्थक अंक 3 ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से सार्थक अंक का कोई फर्क नहीं पड़ता। और जितनी शुद्ध संख्याएं हैं उनमें अनंत सार्थक अंक होते हैं। सर शुद्ध संख्याएं क्या होती हैं? जैसे शुद्ध संख्याओं में पाई हो गया, पाई का वैल्यू 22/7, ठीक है। और जो शुद्ध संख्याएं होती हैं, जैसे परिधि निकालना है, परिधि, तो क्या आ गया? 2πr करोगे
तो 2 जो है शुद्ध संख्या यहाँ है। जैसे फार्मूला तुम गोले का आयतन निकालना चाहो, गोले का आयतन तो 4/3 पाई आर क्यूब करते हो, तो ये 4/3 शुद्ध संख्या है, इसमें अनंत सार्थक अंक, ठीक है, उसमें अनंत सार्थक अंक मानते हैं। और इस तरह से कोई भी आप समझ सकते हो शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 हो गया। 1/3 क्या है? शुद्ध अंक है। पाई क्या है? शुद्ध अंक है। बात समझ में आया? ठीक, तो इसे बना बिगाड़ लो। अब यहाँ गिन सकते हो यार, यहाँ कितने 1 2 3 4 सार्थक अंक हैं, काम खत्म। देखो 42 नंबर में क्या करा है, दो द्रव्यमान जो एक दूसरे से निश्चित दूरी पर स्थित हैं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल P न्यूटन है। इन्हीं दोनों द्रव्यमानों को पानी में समान दूरी पर रखने पर गुरुत्वाकर्षण बल Q न्यूटन होता है। तो क्या रिलेशन होगा P और Q में? आप गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानते होंगे कि जो Fg होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या होता है? G m1m2/r², यही तो होता है सर। एक कब लागू होता है? कुछ नहीं, दुनिया के जितने भी दो मास हैं उनके बीच की कोई डिस्टेंस है r, उनका m1 कोई मास है, दूसरे का m2 मास है, तो उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, आकर्षण फोर्स लगेगा, वही गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है। और वह होता है गुरुत्वाकर्षण फोर्स F बराबर G कहाँ क्या है सर? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और दोनों द्रव्यमानों का गुणनफल बटे उनके बीच की दूरी का वर्ग। भाई साहब G क्या है? G है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या है साहब? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब क्या होता है इसका? मतलब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, अर्थात इसका वैल्यू कहीं भी नहीं चेंज होता। ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाएं, कैपिटल G का वैल्यू नहीं चेंज होगा, हर स्थान पे नियत होगा, इसीलिए यूनिवर्सल शब्द लगा है। यूनिवर्सल का मतलब ही होता है जो कहीं पर न बदले, तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। अब इसका मात्रक यहाँ से अगर निकाला जाए कि सर G का मात्रक निकालो, तो F(r²/m1m2) हो जाएगा। तो मात्रक क्या हो जाएगा? F का न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर प्रति m1m2 क्या हो जाएगा? किग्रा स्क्वायर। तो A हो गया क्या? G का मात्रक। अब इसका वैल्यू क्या होता है सर? वो भी लिख दो, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। तो ये होता है G का वैल्यू 6.67 × 10⁻11। ये दुनिया में कहीं नहीं बदलता, चाहे जहाँ चले जाइए। अच्छा, ये भी आपको याद रखना है, कभी भी पॉलिटेक्निक में पूछ सकता है या IRT में, मात्रक भी जरूरी है और ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है ये भी जरूरी है। फार्मूला तो अच्छा ये है, लेकिन मज़ेदार बात है जब कहीं बदलना ही नहीं है तो ये मीडियम पे डिपेंड ही नहीं करता। हवा में रख दो, पानी में रख दो, तेल में रख दो, लिक्विड में डुबा दो, कहीं भी अल्कोहल में डाल दो, कोई मतलब नहीं है, वही लगेगा। तो जब मीडियम पे डिपेंड ही नहीं करता तो फिर क्या होना है? अगर कहीं उसका ग्रेविटेशनल फोर्स P है और R पे डिपेंड करता है, m1m2 पे मास भी वही है, डिस्टेंस भी वही है, और फिर कह रहा है कि लिक्विड में ले जाने पर, जल में ले जाने पर Q हुआ, तो P और Q क्या होंगे सर? बराबर होंगे, क्योंकि कहीं चेंज नहीं होगा। तो जो हवा में लगेगा वही उतनी डिस्टेंस पर पानी में भी रख रहे हो तो उतने तो बल लगेगा। समझ में आया? बल सेम होगा। 43 क्या कह रहा है? एक संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफैरड है। यदि इसमें 108 माइक्रोकुलाम आवेश हो तो संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा? एक संधारित्र कैपेसिटर है जिसकी धारिता 3 माइक्रोफैरड है। धारिता क्या है? C बराबर 3 माइक्रोफैरड। माइक्रो समझते हैं 10⁻⁻6। 1 माइक्रो मीटर, माइक्रो कुछ बराबर प्रीफिक्स है, 10⁻⁻6 होता है। 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर, 1 माइक्रोकुलाम 10⁻⁻6 कुलाम, 1 माइक्रोग्राम 10⁻⁻6 ग्राम, 1 माइक्रोफैरड 10⁻⁻6 फैरड, 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6 एम्पियर, चाहे जैसे लगा लो। हालांकि यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दूसरी जो चीज़ दिया है वो भी माइक्रो में ही दिया है। तो चार्ज यहाँ दिया है वो भी माइक्रो में ही दिया है, 108 माइक्रोकुलाम, तो दोनों माइक्रो में दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और पूछा क्या है सर? पूछा है प्लेट के बीच विभवांतर। फार्मूला अगर आप पढ़े, केवल फार्मूला बताते तो हैं, केवल फार्मूला आया हुआ सब सवाल है। V बराबर क्या होता है सर? Q/C होता है। V बराबर क्या होता है? पोटेंशियल
जो विभवांतर होता है वो Q/C होता है। Q क्या है सर? चार्ज। C क्या है? संधारित्र की धारिता। Q क्या वैल्यू क्या है सर? 108 माइक्रो कूलाम। और भाई साहब क्या है? 3 माइक्रो फैरड। तो माइक्रो 10⁻⁻6 यहाँ करोगे 10⁻⁻6 कट ही जाएगा, तो कोई ज़रूरत नहीं है, माइक्रोस कट जाएगा, काम खत्म। तो चलो कटा दो इसे। कितना आ गया? 3×18। गलत कर दिए क्या हम? 108 है भाई, तो आप लोग भी ना 108 है, 180 करवा देते हैं। 3×9 3×18 ठीक है 36। ये भाई साहब आ गए, तभी हम कहे 180 कहाँ से आ गया? बहुत अच्छा। तो 36 वोल्ट। ज़्यादा काम गड़बड़ा जाता है। चलो सॉल्व कर लो, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन क्या है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 4% सिकुड़ जाए तथा द्रव्यमान में कोई परिवर्तन ना हो तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन क्या होगा? 44 नंबर। क्या है फार्मूला गुरुत्वीय त्वरण का भाई? G = Gm/r²। यही होता है, लेकिन मास में तो कोई चेंज नहीं ला रहा है, मास में कोई चेंज नहीं है। r ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, नीचे स्क्वायर है ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा। तो G में चेंज कितना होगा? G चेंज इन G अब किस में? परसेंटेज में निकालना है सर, परसेंटेज में कर देंगे तो हो गया। ΔG/G × 100 मतलब G में परिवर्तन हो गया। अच्छा, G में परिवर्तन या परसेंटेज एरर भी कहते थे आप। तो r², ये r ऊपर जाएगा -2 तो -2। इसके बाद r में परिवर्तन कितना? ΔR/R। परसेंटेज में करना है तो 100 का गुणा कर दिए, हो गया परसेंटेज। तो ये हो गया आपका फार्मूला। ये क्या हो गया सर? ये फार्मूला हो गया। इसे क्या कहेंगे? G में परिवर्तन बराबर त्रिज्या में परिवर्तन, परसेंटेज परिवर्तन है। ठीक है, -2 कहाँ से आया? 2 भाई यहाँ स्क्वायर था, ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा। और पावर क्या होता है? पहले आ जाता है। ठीक है सर, कैसे लेते हैं? जब आगे पढ़ेंगे परसेंटेज एरर बताएंगे, लॉग लेकर ले लेते हैं। ठीक, ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर क्या हो जाएगा? G में परिवर्तन लाना है, तो इसमें परिवर्तन दिया है -2 रहने दो। त्रिज्या में परिवर्तन 4% हो रहा है, 4% सिकुड़ रही है। सिकुड़ माने कमी हो रही कि वृद्धि? त्रिज्या कम हो रही है कि ज़्यादा? भाई कम हो रही है ना, कम हो रहा है तो माइनस रखो। माइनस कै %? 4%। काम खत्म। 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस 8%। प्लस माने क्या? वृद्धि। ΔG/G × 100 मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि G में परिवर्तन कितना हुआ, कई % का, तो 8% का परिवर्तन हुआ। लेकिन ध्यान देना, एक क्वेश्चन तो हो गया आपका 8% परिवर्तन, लेकिन फ्यूचर में ना वो ये पूछेगा 8% का कमी हुआ कि 8% की वृद्धि हुआ। G के मान में 8% की कमी हुई कि 8% की वृद्धि, ऐसे सवाल पूछेगा। तो क्या हुआ बताओ? प्लस आया इसका मतलब वृद्धि हुआ, माइनस आता तो इसका मतलब कमी होता। तो प्लस आया ना, तो प्लस आया तो वृद्धि, 8% का वृद्धि। वैसे भी आप जान रहे हैं कि रेडियस अगर कम होगा तो G का मान बढ़ेगा। रेडियस में परसेंटेज कमी आ रही है तो G के मान में वृद्धि होगी, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती माने उल्टा, तो वृद्धि तो होगी। कॉमन सेंस से भी उत्तर मार देना। अगर मान लो ये ना समझ में आए कि कैसे बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो देख कर मार देना कि यार बढ़ेगा ही, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो आंसर तो आ गया। तो चलो नेक्स्ट पे देखते हैं क्या कह रहा है। इसको हटाते हैं। ΔG/G × 100 है, ये है, और उसी पे सेम ये है, इसे हटा के उसे लगा रहे हैं। ठीक, चलिए आप लोग रोक के फार्मूला लिख लीजिएगा, लिखना हो तो। ठीक, क्या है सर? ये क्या करा है? एक छात्र है सरल लोलक का प्रयोग करते समय G के मान में इतना इतना प्राप्त करता है, प्रयोग द्वारा इतना प्राप्त करता है। ठीक, और G का प्रमाणिक मान क्या है, मतलब रियल मान क्या है? इतना है। प्रैक्टिकल किए होंगे ना, तो इतना निकाल लिया है इतना ही। तो G के मान में क्या त्रुटि हो रही है वो बताना है, कितना % का एरर हो रहा है, परसेंटेज एरर। वास्तव में ये है, निकाल ले रहा है, मतलब 10 सेमी लंबाई है, रियल में 10 सेमी है, आप नाप 12 सेमी रहे हो, तो कई % गड़बड़ कर रहे हो। परसेंटेज में पूछो तो 10 से बड़ा 2 है, 2/10% का आप गड़बड़ कर रहे हो। 2/10 मतलब समझ लो 1/5 20% का गड़बड़ी कर रहे हो, तो ऐसे परसेंटेज निकलेगा। मतलब 2/10 × 100, ऐसे ही तो करोगे।
अगर मान लो कि 10 सेमी का ये छड़ है, आपने 8 सेमी नापा, फिर 2% की कमी किया, 2 सेमी की कमी किया, परसेंट में बदलो, है 10 सेमी, नाप 8 रहे हो, तो बचा कितना, 2, डिफरेंस क्या हुआ दोनों का, 2/10, क्योंकि वास्तव में 10 है, गुणे 100, 10 10 कितना आ जाएगा, फिर 20%। उस समय 20% क्या आया था, आप बढ़ा दिए थे, इस समय 20% क्या कमी हो गया। तो कैसे निकलेगा, पता चल गया। कुछ नहीं, अगर आपको लगाना है तो सीधा सीधा उसी से फार्मूले से लगा लो जो अभी अभी लगाए थे। जी के आकलन में परसेंटेज एरर, जो परसेंटेज एरर है वो अभी अभी डेल्टा G/G इंटू 100 किए थे ना, यही तो हुआ था। इसी से निकालो डेल्टा G क्या हुआ, G वास्तव में 9.8 है और निकाला है 9.92, तो निकाल लो कितना हो जाएगा, 9.92 कितना है, 0.12 और G का वैल्यू 9 इंटू 100 करो मल्टीप्लाई, 100 को मल्टीप्लाई कर दो और दशमलव हटाओ, 120/98, 60/49, ठीक, 60/49, भाग करो, कटाओ, भाग करो, 49 एक्का 49, कितना बचा, 11, फिर 110, 49 दूना 98, फिर कितना बचा, 2 इधर और उधर 10, 12, फिर 120, फिर 49 दूना 98, इतना परसेंट आंसर। भाई साहब ये है, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, इसी से आ जाएगा। सर कोई फार्मूला देंगे, फार्मूला ले लो, हमें का फार्मूला ले लो, परसेंटेज त्रुटि इन G बराबर क्या है, प्रमाणिक मान डिफरेंस, परिवर्तन बता रहा है ना, डिफरेंस क्या, प्रायोगिक मान जो प्रयोग द्वारा आप ला रहे हैं, और इसके बाद अपान प्रामाणिक मान गुणे 100 गुणे 100। बस समझ में, कोई दिक्कत, ये फार्मूला हो गया आपका, प्रामाणिक मान डिफरेंस प्रायोगिक मान बटे प्रामाणिक मान इंटू 100, यही चीज़ तो किए हैं। प्रामाणिक मान क्या है 9.80, प्रायोगिक मान क्या है 9.92, डिफरेंस निकालना है, माइनस नहीं डिफरेंस, जो बड़ा उसमें छोटा घटा दो, तो घटाओगे तो क्या आएगा 0.12, 9.92 में से 9.80 घटाओगे तो 0.12 आएगा ऊपर, और 9.8 नीचे बचेगा प्रामाणिक मान, ठीक, वही चीज़ है, गुणे 100 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी आया हुआ सवाल था, देख लो क्या आते हैं सवाल, आप फालतू में परेशान होते हो, बना लो फिर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 30 न्यूटन पर कूलम है, इस बिंदु पर 20 कूलम के आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा। हकीकत बताएं, इस क्वेश्चन को बिना फार्मूले से भी कर सकते थे। देखो 30 न्यूटन पर कूलम, तो 20 कूलम पर कितना बल, 30 न्यूटन का बल 1 कूलम पर, तो 20 कूलम पर, जैसे सामान खरीदने जाते हो ना, कुछ कहते हैं 20 रुपये पर केजी, तो 10 केजी का दाम कई रुपये देना होगा, तो इतना तो निकाल लेते हो। तो वही तो कह रहा है यार, 30 न्यूटन पर कूलम, 1 कूलम पर 30 न्यूटन, तो 20 कूलम पर कई न्यूटन। तो चलो क्या होता है, इंटेंसिटी क्या आएगा, क्या फार्मूला है सर, फार्मूला है ई ये क्या होता है, तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होता है F/Q, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर F/Q, ये होता है फार्मूला, आपने पढ़ा होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर F फोर्स अपान Q चार्ज, आवेश, वैल्यू रख दो, सब दिया तो है, जहाँ F बराबर दिया है, नहीं दिया है F तो पूछ रहा है सर, E बराबर दिया है 30 न्यूटन पर कूलम और Q बराबर दिया है 20 कूलम, रख दो, E के स्थान पे 30, F पूछ रहा है, Q के स्थान पे 20 30, 600 न्यूटन, देख लो कहीं है, ये है, बस फार्मूले पे है सीधा, सब आए हुए क्वेश्चन है,
ठीक है, तो देख लो ऐसे, इसीलिए हम बार बार करें फार्मूला जरूर तैयार करो। पॉलिटेक्निक का पेपर देने जा रहा हूँ, मात्रक फार्मूला ये सब तैयार होना चाहिए। एग्जाम्पल, मात्रक फार्मूला और जो एग्जाम्पल होते हैं। ठीक, क्या एक वस्तु किसी मीनार के शिखर से मुक्त रूप से छोड़ी जाती है, यह जमीन से टकराने से पूर्व अंतिम सेकंड में कुल ऊंचाई की 36% दूरी तय करती है, मीनार की ऊंचाई क्या होगी? क्या बात है यार, ये तो फालतू बकवास कर रहा है क्या? पता नहीं क्या होगी मीनार की ऊंचाई मास्टर, हमें क्या पता। ये है मान लो कोई मीनार, मान लिए सर, मानना है तो मान लिए, ये है चंगू, चंगू। अब यहाँ से कौन वस्तु ये छोड़ रहा है, पकड़ के छोड़ रहा है, ठीक है। मन वस्तु आ रही थी। टोटल ऊंचाई क्या होगी मीनार की? नहीं पता, नहीं पता तभी तो निकालना है। एच, इसे वहाँ धक्का दे दो पता चल जाएगा। लेकिन एक मंत्र दे दिया है, करा है अंतिम सेकंड में, जो अंतिम सेकंड है, अंतिम सेकंड माने एक सेकंड, अंतिम सेकंड में अगर यहाँ से यहाँ तक कुल आने में टी सेकंड लेता है, भाई टी टाइम लेगा ही, तो अंतिम सेकंड में ये 36% ऑफ एच डिस्टेंस तय करता है। एच का 36%, टोटल एच है उसका 36% तय करता है। तो ये मुझे बता दो कि अगर हम इसे ए मान लें, इसे बी मान लें, इसे सी मान लें, यहाँ से यहाँ तक, तो ए से बी तक की दूरी कितना तय किया? 36%, तो बी से सी तक है। अंतिम सेकंड, एक सेकंड में तय किया है, एक सेकंड में 36%, तो कुल का 36% घटाओ, 100% में 36% निकाला कितना? 64%। इसका मतलब 64% ऑफ एच ये है, 64% ऑफ एच ये डिस्टेंस है जो ए से बी तक है। ये किस समय में तय किया उसने? ये सर तय किया है जब एक सेकेंड है। टोटल यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा होगा? टोटल यहाँ से यहाँ तक आने में टी टाइम लगेगा, ठीक है, टी टाइम मान लिए। तो एक सेकेंड यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगा? एक सेकेंड, ठीक, एक सेकेंड। तो बताओ यहाँ से ए से बी तक आने में कितना समय लगेगा? यहाँ से ए से सी तक आने में पूरा लगता है टी सेकेंड, और बी से सी तक आने में 1 सेकेंड। तो ए से बी तक आने में सर t-1 सेकेंड का टाइम लगेगा। पक्का? चित्र समझ में आ गया तो काम खत्म, चित्र समझ में आ गया तो काम खत्म। फार्मूला बन जाएगा। क्यों सर यहाँ से ले रहे हैं? अरे फ्री छोड़ रहा है ना, u बराबर 0 है ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि मुक्त रूप से छोड़ रहा है, मुक्त छोड़ रहा है तो फ्री छोड़ रहा है, तो u बराबर 0, तो इसी से लेंगे हम। चलो निकाल लेते हैं यहाँ से। चलो इस पर लगाओ पहले, h बराबर ut प्लस हाफ GT² होगा फार्मूला, यही तो होगा। हाँ मास्टर होगा, तो यही u 0 है तो फार्मूला क्या बचा? h बराबर केवल हाफ GT²। बोलो हाँ या ना? g का वैल्यू 10 ले लेना। हाँ नहीं तो कहोगे मास्टर ये गड़बड़ काम कर दिए। समीकरण 1 बना लो। अब जरा यहाँ से a से b तक ले लो। a से b तक तय करने में कितना समय? t-1 समय। डिस्टेंस कितनी है? 64% ऑफ h। तो h के स्थान पे क्या लिख दें? a से b तक की दूरी क्या हो जाएगी? 64%, परसेंट माने बटे 100, किसका? h का, h का। ये दूरी तय करा कितने समय में? कितने समय में? u तो 0 है, ये है हाफ g, और t-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। टाइम का होल स्क्वायर होगा कि नहीं? GT²। टाइम ये तो यही लग रहा है मास्टर। हाँ सर लग तो रहा है। कटाओ डालो, थोड़ा सा सॉल्व करो इसे। 64 ये कटाओ। नहीं सर कटाओ क्या, जाने दो, काहे नहीं कटाएंगे। चलो एच यहाँ भी है, एच यहाँ भी है, ठीक है। हमें निकालना क्या है सर? हमें ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई सामान्य ढंग से आ जाए तो ठीक है, टी को हटाओगे तो ये तो स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है, गेम फंसाएगा, गेम फंसाएगा ना। तो ऐसा करते हैं गुरुजी, भाग कर देते हैं। ये समीकरण 2 कर लो, समीकरण 2 कर लो, भाग कर लो, टी निकल जाए, 1 या 2 में कहीं रख दोगे टी का वैल्यू एच आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, फंसाएगा। समीकरण 1 भागे 2 कर लो। समीकरण 1 में 2 का भाग करो तो एच से कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? भाग कर लो। अब ये मत सोचना कि सर भाग कैसे करें, नहीं समझ में आ रहा है। अरे इसमें इसका करोगे 100/64 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? अब इतना आना चाहिए, नहीं समझ लो। हाँ अब इसमें देखो 1/2j 1/2j स्वाहा, t² अपॉन t-1 का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना?
भाग किए ना 1 में 2 का। हाँ सर, ए स्क्वायर हटा दो, ए स्क्वायर हटा दो, क्या टोटल लगा सकते हो स्क्वायर? हाँ सर लगा सकते हैं। अब ये भी स्क्वायर हटा दो, फिर लगा क्यों रहे सर? इसे रूट में कर सकते हो। हाँ सर, 100 का रूट 10, 8 × 64, तो क्या आ गया 10/8 बराबर t/t-1 कटा लो, 5 4 क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इधर आएंगे दिस इधर जाएंगे, क्या आ जाएगा 5t-5 बराबर 4t। तो t बराबर क्या निकल कर आया 5 सेकेंड आएगा शायद, 5 सेकेंड, t बराबर 5 सेकेंड। चाहे समीकरण 1 में रख दे चाहे 2 में रख दे आंसर आ जाए, चाहे समीकरण 1 में रख दे चाहे 2 में रख दे आंसर आ जाए, देख ला। अब इसे हटा देते हैं हम सवाल। जिसे सवाल देखना हो वो जाके अंकित पांडे के कमेंट में देख लेगा। सर कहाँ किस लेक्चर में कमेंट किए हैं? कमेंट किए हैं जो पिछला लेक्चर हुआ है जहाँ पर 40 नंबर तक सवाल है, ठीक है, 29 से 40 शायद है ना, उसी में। चलो अब ये क्या होगा, इतना आ गया, समीकरण 1 से ही ले लो, क्या दिक्कत। समीकरण 1 से क्या है, h बराबर हाफ, g का वैल्यू 10 ले लो इंटू टी स्क्वायर, t का वैल्यू 5 का स्क्वायर। सर ये हो गया भाई साहब 5 कट गया, 5 पे 25 पंचे 125, h बराबर 125 मीटर ऊंचाई है। टाइम भी पूछा होता, टाइम भी निकल गया और ऊंचाई भी निकल गया। कोई दिक्कत? आशा करता हूँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कि त्रिज्या में 1% की त्रुटि हो जाती है तो आयतन में त्रुटि क्या होगी, और ये इसके बाद ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। क्या कह रहा है 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिज्या में परसेंटेज एरर का क्वेश्चन है। सर परसेंटेज एरर कैसे लगेगा, मैं बता दे रहा हूँ, एक जादुई तरीका समझ लो, जो लगभग परीक्षा में आता है। हालांकि मापन पढ़ाएंगे तो परसेंटेज एरर भी हम पढ़ाएंगे, और मापन बहुत जल्द पढ़ाने वाले हैं। लेकिन आप लोग 1000 सब्सक्राइबर कर ही नहीं रहे हो, भले 1000 सब्सक्राइबर कर लो, 1K करो, मापन शुरू कर देंगे। नहीं करोगे तो ऐसे पढ़ाते रहेंगे। 1K सब्सक्राइबर करो, मापन शुरू करेंगे। मापन, भौतिक राशियां, सार्थक अंक, कोटिमान, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज एरर और बीमी विश्लेषण, इतने टॉपिक वहाँ पढ़ाने हैं, ठीक है। और जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाओगे ना तो तुम्हें हम क्या पढ़ा देंगे, इक्वेशन, गति भी पढ़ा देंगे, मोशन भी पढ़ा देंगे, ठीक। और सब्सक्राइबर बढ़ाते रहो, जो कहोगे वो पढ़ा देंगे, विद्युत भी पढ़ा देंगे। बढ़ाओगे तो ही नहीं, मास्टर केवल से ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ तो पढ़ाएंगे। 1K पार हो जाना चाहिए, मापन शुरू होगा 1K पर, ठीक, समझ लो 1K पार किए मापन शुरू। अब तुम्हारे ऊपर है, सब्सक्राइबर बढ़ाओ मापन शुरू। हाँ समझ लो। किसी गोले की त्रिज्या में 1% की त्रुटि हो गई। तुम्हें मैं एक तरीका सिखा दे रहा हूँ, देख लो, बहुत किसी भी तरह का सवाल इस तरह से आ जाएगा, बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। a पावर p b पावर q अपॉन c पावर r, कुछ भी हो, इस तरह से दे दिया है ना। तो अगर हमें परसेंटेज एरर निकालना है तो बहुत आसान है, कुछ है नहीं, बस सबको ले जाना है ऊपर आपको, ठीक है। डेल्टा z अपॉन z, ये रिलेटिव परसेंटेज एरर निकालना है, वो भी क्या, मैक्सिमम, अधिकतम संभावित परसेंटेज एरर क्या होता है। तो ये p पहले आ जाएगा, पावर पहले आ जाएगा, डेल्टा a अपॉन a इंटू 100, मतलब क्या हुआ पता है, ये है कि a में अधिकतम संभावित त्रुटि, a है z में अधिकतम संभावित त्रुटि परसेंटेज एरर, और प्लस q पहले आ जाएगा, पावर पहले उतार लो बस, और b मतलब डेल्टा b अपॉन b इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा, b में अधिकतम संभावित परसेंटेज एरर। अब इसे हटा दें क्या, सर इसे हटा दोगे तो कैसे काम चलेगा, लो प्लस, ये r पहले आ जाएगा, अब ये नीचे से जाएगा तो माइनस होगा, लेकिन अधिकतम में प्लस लेते हैं, सामान्यतः माइनस होना चाहिए, लेकिन अधिकतम यहाँ मैक्सिमम लिखे, अधिकतम संभावित त्रुटि यही निकाला जाता है तो पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। डेल्टा c अपॉन c इंटू 100, ठीक है, ये फार्मूला हो गया, ठीक। तो इसी तरह का कोई भी फार्मूला बना लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह का जब रहेगा, मल्टीप्लिकेशन या रेशियो में रहेगा तो रिलेटिव ही निकलेगा। अदरवाइज अगर ऐड है या सबस्ट्रैक्ट है, मतलब जोड़ या घटाना है, तो सीधा सीधा हो जाएगा। मान लो कि z बराबर x प्लस वाई है, तो इसका सर कैसे निकलेगा त्रुटि, तो डेल्टा z बराबर सीधा सीधा डेल्टा x प्लस डेल्टा y
काम खत्म। सर जेड बराबर एक्स माइनस वाई है, तो इसमें क्या होगा, डेल्टा जेड बराबर एक्स, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। माइनस है तब भी जुड़ेगा, प्लस है तब भी जुड़ेगा। पर ये क्या है सर, एक्स, डेल्टा एक्स क्या है, एक्स में परसेंट, एक्स में त्रुटि है, वाई क्या है, वो ये डेल्टा वाई क्या है, वाई में त्रुटि है, जेड डेल्टा जेड क्या है, जेड में त्रुटि है। हालांकि त्रुटि पढ़ाएंगे, समझाएंगे, बहुत आसान है, इतना आसान है मत पूछो, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी फार्मूला निकाल सकते हैं आप और अच्छे खासे सवाल लगा सकते हैं। सर अभी तो ये बताइए जो सामने है, तो इसीलिए तो आपको हम समझा रहे हैं कि आप हमें बताइए ना। फार्मूला पता है जी, क्या, गोले का आयतन v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। ये कांस्टेंट चीज़ें नहीं ली जाती, पहले तो ख़त्म। क्या बचा, v और r ये वेरिएबल हैं, तो डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 मैक्सिमम परसेंटेज एरर हम निकालने चल रहे हैं। r ये पावर पहले आ जाएगा जैसा कि हमने कहा, इंटू 100 क्या है पता है, इसे कहते हैं आर में परसेंटेज एरर, इसे कहते हैं आयतन में परसेंटेज एरर। ये त्रिज्या में परसेंटेज एरर है, ये आयतन में परसेंटेज एरर। त्रिज्या में परसेंटेज एरर दिया है, कितना दिया है देख लो, पावर पहले आ जाता है जैसा कि हमने कर दिया। त्रिज्या में परसेंटेज एरर दिया है कितना, 1% गुणे 1% हो गया आपका 3%, काम खत्म। आयतन में परसेंटेज एरर 3%, खत्म। आप निकाल सकते हैं, इससे और आसान लगे और कोई भी लगा सकते हो, सिंपल है, ला जाएगा सब, चाहे जैसे लगा लो। चलो मैं तुम्हें दूसरा एक क्वेश्चन ऐसे ही दे देता हूँ। कोई आयत है, लंबाई में 2% की त्रुटि है और चौड़ाई में 3% की त्रुटि है, इसके क्षेत्रफल में त्रुटि बताओ, बता दोगे? कुछ नहीं, एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ गुणे विड्थ। अब इसमें अगर परसेंटेज एरर निकालना है, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, ठीक है, मैक्सिमम जो भी संभावित परसेंटेज एरर। डेल्टा एल क्या है, ए एल क्या है, इसे कैसे तोड़ोगे, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, ये क्या हो जाएगा, एल में परसेंटेज एरर और गुणा है तो उस प्लस में आ जाएगा, प्लस डेल्टा बी अपॉन बी गुणे 100। ये क्या है, बी में परसेंटेज एरर। बताओ ए में कितना, एल में कितना परसेंटेज एरर है, 2%, बी में कितना है 3%, और 3 2 कितना हो जाएगा 5%, एरिया में कितना हो जाएगा 5% आंसर। समझ में आया? क्वेश्चन 49 क्या है, 50 सेमी फोकस दूरी वाले किसी उत्तल दर्पण के सामने कहां पर कोई वस्तु रखी जाए उसके आधे आकार का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो। लाइट का इतना वीडियो पड़ा है, आराम से कर सकते हो। फोकस दूरी 50 सेमी, कौन सा दर्पण, उत्तल पॉजिटिव होगा, हाँ, अवतल होता नेगेटिव होता। आधे आकार माने आवर्धन 1/2 होगा, आभासी होगा, पॉजिटिव ही होगा। पूछा क्या है, यू कहाँ रखा जाए वस्तु। आपके पास जादुई तरीका है, एफ बराबर मोदी यूनिवर्सिटी बटे मोदी -1, या बराबर मोदी यूनिवर्सिटी बटे मोदी -1 सिखाए हैं सब, जाके देख लेना। एफ बराबर 50, एम का वैल्यू 1/2 इंटू यू अपॉन 1/2 -1। सॉल्व कर लो आंसर, इसे सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, u/2 और ये हो जाएगा -1/2, भाई साहब कट गए, u का वैल्यू आ गया -50 सेमी। यही तो आया। माइनस क्या बताता है सर, माइनस बताता है बाईं ओर या आपतित के विपरीत दिशा में या दर्पण के सामने। और दूरी कितना है, दूरी है 50 सेमी। तो क्या पूछा है, कितना कहाँ रखा जाए, कितनी दूरी पर रखा जाए ना, तो 50 सेमी, 25 सेमी, 100 सेमी, दिस 50 सेमी, कोई दिक्कत नहीं। माइनस क्या बताया, बाईं ओर। नंबर करना है तो 2-3 बातें समझ लो। वाहनों के हेडलाइट और दाढ़ी बाल बनाने वाले नाई, ठीक है, सैलून में कह सकते हो, ठीक है, सैलून में, और आँख, नाक, कान तथा दांत के डॉक्टर, ये सभी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किस दर्पण का, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। वाहनों के हेडलाइट में भी अवतल लगता है, दाढ़ी बाल बनाने वाले भी अवतल लगाते हैं, आँख नाक कान दांत के डॉक्टर भी अवतल यूज़ करते हैं। सर उत्तल का भी बता दीजिए, उत्तल सुनो कहाँ, वाहनों के साइड मिरर
साइड मिरर माने हुड़ू बगल वाला, पीछे के देखने के लिए साइड मिरर। वाहनों के साइड मिरर हो गया। और स्ट्रीट लैंप, विद्युत लैंप में जो लगा होता है, स्ट्रीट लैंप में, स्ट्रीट लैंप। और एक इसमें खास बात है, इसकी दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होती है, दृष्टि क्षेत्र मैक्सिमम होती है, सबसे अधिक होती है। तो एक खास विशेषता किसकी है सर? उत्तल भाई साहब की है, उत्तल दर्पण की। ठीक है, ये उत्तल दर्पण खास विशेषता। भाई साहब ऊपर वाले क्या हैं? ये सब अवतल दर्पण की विशेषता है, और नीचे वाले क्या हैं सर? उत्तल दर्पण की विशेषता है। ठीक, अब ये पूछा है वाहन के हेडलाइट में अवतल मारेंगे। अगर पूछा होता साइड मिरर उत्तल होता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बना लो इसे। ये प्रश्न देखिए, एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर यू वेग से फेंका जाता है। इसके द्वारा गति के 5वें तथा 6वें सेकंड में समान दूरी तय की जाती है। यू बराबर क्वेश्चन में प्रारंभिक वेग पता करना है, जी का वैल्यू दिया है। क्या होगा? सबसे बड़ा आश्चर्य की बात, अगर कोई चीज़ आप नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे, क्योंकि जी किधर काम कर रहा है? नीचे काम कर रहा है, जी काम नीचे कर रहा है ना। जैसे मान लो जैसे आप जा रहे हो मोटरसाइकिल से, अब क्या होगा? एक्सीलेटर डाउन करो तो चाल कम होगी, वेग कम होगा आपका। जैसे मंदन रिटार्डेशन कांट दिए तो वेग ज़्यादा हो गया, लेकिन अगर डाउन करो एक्सीलरेटर त्वरण तो क्या होगा? वेलोसिटी कम होगी, और वेलोसिटी कम होगी डिस्टेंस का ट्रेवल करेगा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी आप कह लीजिए कम ट्रेवल करेगा, दूरी कम तय करेगी। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, मंदन हो रहा है ना, त्वरण नीचे लग रहा है, तो इसका वेग भी कम होगा, और जैसे जैसे वेग कम होगा तो डिस्टेंस कम तय करेगा। तो पता चला 5वें सेकंड में जितना तय करेगा उतना ही 6वें सेकंड में असंभव है। भाई 5वें सेकंड में अगर 10 मीटर तय किया तो 6वें सेकंड में 10 मीटर नहीं तय करेगा, उसके ऊपर जाना है। सोचो भाई, पहले सेकंड में जितना तय करेगा, 1 मिनट समझ लीजिए, पहले सेकंड में जितना तय करेगा उससे कम दूसरे में तय करेगा, उससे कम तीसरे में तय करेगा, उससे कम चौथे में तय करेगा, उससे कम 5वें में तय करेगा, सबसे कम 6वें में तय करेगा, अगर 6 की बात है तो, अगर ऐसे ले जा रहे हो। लेकिन ये तो कह रहा है नहीं 5वें और 6वें समान है। अजीब सा क्वेश्चन कर दिया। संभव नास्ति, कैसे संभव है? संभव ऐसे है कि वो खेल रहा है आपके साथ, ठीक है, ऐसे संभव ही नहीं है, आपके साथ खेल रहा है। तो आप भी नादान बालक न बनिए, खेलिए मत, उसे खेलने ना दीजिए, कह दीजिए हम खेले बिगाड़ दे। हाँ, ये देखो, ये फेंक तो दिए हो यू वेग से यहाँ तक आने में इसे 5 सेकंड लग गया, 5 सेकंड लग गया। अब यहीं से वापस आ जाएगा। मान लो ये 5वें सेकंड में यहाँ से यहाँ तक गया हो, तो फिर यहाँ से जब वापस आया तो जो 6वां सेकंड है, ये देखो, ये हो सकता है 5वें सेकंड में इतना दूरी तय किया यहाँ से यहाँ तक, और कुल 5 सेकंड लगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और 6वें सेकंड में ये दूरी तय किया, तो बराबर हो सकता है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मतलब वापस आ रहा है 6वें में, आगे नहीं जा रहा है, वो वापस आ जाएगा। यही अंतिम वेग 0 हो जाएगा, अंतिम वेग इसका 0 हो जाना है। कहाँ? यही 5 सेकंड के बाद ही अंतिम वेग 0 हो जाएगा। तभी संभव है कि 6वें सेकंड में और 5वें सेकंड में दूरी बराबर आए, नहीं संभव नास्ति। इसका मतलब 5 सेकंड बाद इसका वेग 0 हो जाएगा, फिर वो नीचे आना शुरू करेगा, तो 5वें सेकंड में जितना गया था 6वें सेकंड में उतना ही तय करेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। समझ में आएगा ये बात? तो इसका मतलब जो आपका डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ तक, यहाँ भी क्या हो गया है? 0, लेकिन कब? 5 सेकंड में, 5 सेकंड में, यहाँ से यहाँ तक 5 सेकंड, और 5वें सेकंड में कुछ दूरी तय किया, 6वें में उतने दूरी तय करेगा। मतलब ये पूरा देने का कोई औचित्य नहीं था, बस आपको इतना दिमाग लगाना था कि ऐसा संभव नहीं है। इसका मतलब वो 5 सेकंड में ही अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँच गया, जहाँ भी 0 हो जाएगा, अंतिम वेग 0 हो जाएगा। प्रारंभिक वेग यू दिया ही है, ये पूछा ही है, और भी 0 हो जाएगा। सर फार्मूला v बराबर u प्लस जी टी होता है, बट ऊपर की दिशा में जब फेंक रहे हो तो यहाँ माइनस जी टी हो जाएगा, और ऊपर से नीचे आता है तो प्लस जी टी होता है। अरे हाँ ना बोलो, जब ऊपर से नीचे आती है बस
तो समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस जी टी, एच बराबर u प्लस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाते समय उल्टा हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाते समय त्वरण निगेटिव हो जाएगा, तो पूरा फार्मूला चेंज हो जाएगा। v बराबर u माइनस जी टी और h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और फिर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। ये सब छोटी बातें थे, हम ऐसे ही बना दिए। फिलहाल यहाँ देख लो, अंतिम में क्या हो जाएगा, यहाँ 0 कितने समय, 5 सेकंड में। u पूछा है, हाँ, माइनस g का मान 9.8, t का मान, t क्या है 5 सेकंड। दिस पक्षांतर करें, u बराबर क्या हो जाएगा 8 5 40, 5 9 45, 45 4 49, भाई साहब इतना मीटर पर सेकंड आंसर। प्रारंभिक वेग कितना आ गया 49 मीटर पर सेकंड। बवाल नहीं करना थे तो आपको समझाए हैं भाई, ये नहीं पढ़ना है, बस इस फार्मूले में इतना दिमाग लगाना था कि ये क्या देना चाहता है, कहना क्या चाहता है। इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे 5 सेकंड पहुंच गया, 5 सेकंड में फार्मूला लगा देंगे, 49 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो हाँ, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और 1000 पहुँचाइए, तब मापन शुरू करेंगे। समझ लो, मापन शुरू करवाना है तो 1000 पहुँचाइए, जल्दी से करिए। आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, 2-4 बच्चे काम कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं काम कर रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। लेकिन मापन चलेगा तभी जब 1K दिखेगा चैनल पे। बढ़ाओ।